तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आसान भाषा में अगर गायनेकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन जाने तो वो क्या होगी। टीनेजर्स में क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं जैसे जैसे एज बढ़ती है, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो फीमेल्स अपनी डे टू डे लाइफ में फेस करती हैं लेकिन वो किसी से डिस्कस नहीं कर पाती ओपनली। प्लीज़ हमारे ऑडियंस को बताएं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जैसे हम लोग मूवीज़ में भी देखते हैं तो कभी कभार जैसे गायनेकोलॉजिस्ट पे कभी आपके पास ऐसा कोई केस आया कि महिला को कोसते हुए उनकी सांस आती है और बाद में निकलती गलती अपने ही बेटे की है। निशी, ऐसा तो कई बार हुआ है कि सास और बहू आए हैं और सास बोल रही है मैडम देख लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम हेलो डॉक्टर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। और इस स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अनु गुप्ता की, जो एक गायनेकोलॉजिस्ट है, और उनसे हम खूब सारी बातें करेंगे। कुछ आपके सवाल है, कुछ इनसे जुड़े सवाल तो जरूर ही है। तो चलिए वक्त ज़ाया नहीं करते, आपकी मुलाकात करवाते हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अनु गुप्ता से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैम, ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते, क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आसान भाषा में अगर गायनेकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन जाने तो वो क्या होगी। ओके, तो इफ़ आई गो टू द डेफिनेशन ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट, जैसे मैं बता रही हूँ निशी को, ये एक बहुत ही वास्ट टर्म है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट। ऑब्स्टेट्रिशियन होती है वो डॉक्टर जो एक फीमेल को गाइड करती है, एक औरत को गाइड करती है पूरे प्रेगनेंसी के 9 महीने, क्या सही है क्या गलत है, क्या उन्हें खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कब कब टीके लगवाने चाहिए, एक डिलीवरी जो कंप्लीट एसेप्सिस के साथ हो, कोई इन्फेक्शन ना हो। प्लस इसमें बहुत बार जैसे जो गांव की औरतें हैं स्पेशली, उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चा तो हो ही जाएगा। करेक्ट, बच्चा तो हो ही जाएगा, बट जब आप एक माँ बनती हैं आपके ऊपर बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है एक और जान की। तो कैसे उसको प्रॉपर्ली और सेफली आपको इस दुनिया में लाना है, ये। दूसरी होगी गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजी में हम डील करते हैं सारी चीज़ों को। डिसीज, जब एक लड़की, टीनेजर लड़की, उसको अपना फर्स्ट पीरियड होता है, दे आर वेरी टेंस, बहुत परेशान होते हैं। दे आर यंग, दे आर ओनली 12 ईयर्स 13 ईयर्स, 14 साल की होती है। उन्हें नहीं पता होता मैम कैसे आना चाहिए, किस एज पे आना चाहिए, पेन कैसा है। तो ये सारी चीज़ें गाइड करना, वजाइनल इन्फेक्शन, देन आते हैं हम इनफर्टिलिटी पे। आजकल इनफर्टिलिटी भी एक बहुत ही वास्ट एरिया हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है, लोगों की कंसीविंग की एज बढ़ रही है। बिकॉज दीज डेज जितने एम्बिशियस पहले लड़के होते थे, पहले इंडिया वॉज मोर ऑफ मेल डोमिनेट, पर आजकल जितनी लड़कियाँ काम करें उतने लड़के काम करें। तो गर्ल्स आर ऑल्सो वेरी एम्बिशियस इन देयर करियर। तो उनको लगता है पहले हमारा करियर बन जाए फिर हम कंसीविंग के बारे में सोचेंगे। बिकॉज ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज़ इन द एज ऑफ कंसीविंग, प्लस थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गए हैं कपल्स के, इस वजह से इनफर्टिलिटी हैज़ ऑल्सो बिकम एक बहुत वास्ट प्रॉब्लम हो गया है। तो वी डील विद दिस। देन लास्ट कमिंग टू ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स, ओल्ड एज ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स, यंग एज ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स, एंड प्लस कैंसर्स। सो ऑल द कैंसर्स जो बच्चेदानी से रिलेटेड कैंसर है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, अंडेदानी का कैंसर, ये सब एक ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट देखती है। एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स जो मैंने अभी इसमें नहीं ऐड करी है। वो तो बिल्कुल आपने बहुत ही आसान भाषा में समझाया है कि गायनेकोलॉजिस्ट की आखिरकार डेफिनेशन क्या होती है। होप हमारे ऑडियंस समझ पा रही होगी। लेकिन अब हम टीनेजर्स पे आते हैं। अब जिस तरीके से हम बात फीमेल्स की कर रहे हैं, आप क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट है, तो सबसे पहले फीमेल्स में जो कि टीनेजर्स होती हैं, तो सबसे ज़्यादा हम प्रॉब्लम्स देखते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन हम बात करें हार्मोनल चेंजेस की, तो टीनेजर्स में क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं जैसे जैसे एज बढ़ती है। ओके, सो निशी, इसमें होती हैं स्टेजेस होती हैं। तो सबसे पहले जो आती है एक लड़की में, वो होती है सेकेंडरी हेयर डेवलपमेंट, प्यूबार्की। ठीक है, प्यूबार्की होती है जैसे अंडरआर्म्स में हेयर हो गए, प्यूबिक रीजन में हेयर हो गए, ये आने थे। फिर होती है ब्रेस्ट डेवलपमेंट, हिलार्की, एंड लास्टली होती है मिनार्की, जब एक लड़की को पीरियड्स आना शुरू होते हैं। ठीक है, तो पहले जो थी एज ऑफ मिनार्की इंडिया में 14 to 15 ईयर्स थी। आजकल लड़कियां थोड़ी जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, तो इनफैक्ट एज अर्ली एज 10 ईयर्स भी हमने देखा है लड़कियां मिनार्की अचीव कर लेती हैं। लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्यों है इतने ज़्यादा मेच्योरिटी रेट? या बिकॉज पहले बहुत ज़्यादा नेचुरल खाना होता था, आजकल जंक फूड ईटिंग, यंग बच्चे ही इतना ज़्यादा आउटिंग्स हो गई हैं, फिर पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिसाइड्स, इसकी वजह से जो है देयर इज़ अ जेनेटिक ड्रिफ्ट। इनफैक्ट बिकॉज ऑफ दिस जो पीरियड्स हैं, पहले लड़कियों को 13, 14, 15 में आते थे, अब वही हमारा एज ग्रुप जो शिफ्ट हो गया है 10, 11, 12 हो गया है।
ठीक है। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो शुरू में देखी जाती है वो होती है एक इमेच्योर हाइपोथैलेमिक एक्सेस की। बहुत बार परेशान होते हैं पेरेंट्स, मैम 1 महीने पीरियड आया, अब 6 महीने हो गए नहीं आ रहा। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, शुरू में जो हार्मोन्स होते हैं वो बन रहे होते हैं, डेवलपमेंट हो रही होती है इन ग्लैंड्स की, जो कि हमारे ब्रेन में होता है एक पिट्यूटरी ग्लैंड। वो धीरे धीरे ही मैच्योर करके फिर ओवरीज पे एक्ट करता है। शुरू में 2 साल ऐसा हो सकता है कि बच्चे को पीरियड आए फिर नहीं आए, या कभी कभी लगातार चलते रहें। प्लीज़ हेसिटेट ना करें और अपने नियरेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट को इसके लिए कंसल्ट करें, ठीक है। ये नॉर्मल होता है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि कोई प्रॉब्लम है लड़की में। प्लस आई वुड रेकमेंड कि कोई भी चीज़, और प्लीज़ क्वैक्स वगैरह को ना दिखाएं। ये आजकल मैंने देखा है, इनफैक्ट एजुकेटेड लोग हों, मैं मतलब मैं बोलना नहीं चाहूँगी, पर ये झाड़ फूक और ये सब करते हैं, प्लीज़ ये सब ना करें। दूसरा हमने देखा गया है, यंग एज ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले लोग हार्डली 35, 40, 44, 45 ऐसे वेट होता था। आजकल मैं देख रही हूँ 11, 12 साल की उम्र में, क्योंकि इतना ज़्यादा पहले लोग बाहर खेलने जाते थे, आजकल केवल मोबाइल फ़ोन और टीवी 2 ही ज़रिए रह गए जो खेल के हैं। तो इस वजह से इवन एट 11-12 ईयर्स ऑफ एज 65, 70, 73, 75 इस टाइप के वेट के साथ आती है गर्ल्स, जिसकी वजह से पीसीओडी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है हमारी टीनेज पॉपुलेशन में। पहले जो था पीसीओडी का इंसिडेंस हार्डली हम देखते थे 30-40 में एक बच्चा। आजकल यंग गर्ल्स में एवरी 5th गर्ल इज सफरिंग विद पीसीओडी। यंग एज में पीसीओडी का ये सिम्टम होता है। पीसीओडी भी एक बहुत वास्ट टर्म है। बिल्कुल। तो पीसीओडी इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ एंड पीसीओएस होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पीसीओडी होता है जब क्लिनिकल एक सिम्टम होता है जिसमें चढ़ के महीना आता है, कभी 60 दिन में, कभी 45 दिन में, कभी 90 दिन में। पीसीओएस होता है सिंड्रोम, इसमें 3-4 चीज़ें एक साथ होती हैं। इसमें से कोई भी 2 चीज़ें अगर आपको हों तो हम उसे पीसीओएस लेबल करते हैं। तो उसमें पहला होता है कि चढ़ के महीना आता है। दूसरा होता है कि एबनॉर्मल एरियाज़ में हेयर ग्रोथ होने लगती है जहाँ फीमेल्स को नॉर्मली नहीं होती है, जैसे कि चिन पे, बियर्ड एरिया में, चेस्ट हेयर होने लगते हैं, बैक में बाल होने लगते हैं। तीसरा होता है एक्ने, क्योंकि ये होता है इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल, जो मेल हार्मोन है वो फीमेल बॉडी में बढ़ने लगता है ओबेसिटी और सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से, क्योंकि बच्चे बाहर बहुत अब खेल कूद नहीं करते हैं। तो पिंपल्स ज़्यादा होने लगते हैं, फेस पे एक्ने होना, बैक में एक्ने होना, चेस्ट पे एक्ने होना। तीसरी इसमें होती है चौथा होता है अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स। तो हम अल्ट्रासाउंड जब करते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि अंडेदानी में पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस होती है, इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अपीयरेंस। तो इसमें काफ़ी सारे जो हैं अंडे जो हैं एक साथ सारे अंडे बड़े होने लगते हैं। कोई भी नॉर्मल साइकिल में क्या होता है, एक अंडा बड़ा होता है और वो 13th या 14th डे ऑफ पीरियड के फूटता है, बट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में सारे अंडे एक साथ बड़े होने लगते हैं और कोई अंडा नहीं फूटता है, जिसकी वजह से टाइम पे पीरियड लड़कियों को नहीं आता है। और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो फीमेल्स अपनी डे टू डे लाइफ में फेस करती हैं, लेकिन वो किसी से डिस्कस नहीं कर पाती ओपनली, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा मिथ है। लेकिन इस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा खुल के बात की जाए उतनी ज़्यादा नॉलेज गेन होती है। तो इसलिए सेक्स एजुकेशन को भी प्रमोट किया जा रहा है और करना भी चाहिए। और कई हद तक अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिजर्व रखा जाता है। अर्बन एरियाज़ में हालांकि लोग सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा जुड़े होते हैं तो इसलिए वो ज़्यादा एजुकेट होते हैं। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे रूरल एरिया के भी इसमें ऑडियंस है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि कईयों का सवाल ये भी है कि वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम्स आजकल वुमेन्स में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता क्योंकि इसको जनरल प्रॉब्लम समझ के छोड़ दिया जाता है। बोलते हैं कि शायद हमारी डाइट अच्छी नहीं है, या फिर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन ये क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है और इसके सिम्टम्स क्या कुछ होते हैं, इसके बारे में आप ज़रा एक्सप्लेन कीजिए। ओके, तो जहाँ तक निशी ने बताया वाइट डिस्चार्ज, यस, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जिसको कॉमन टर्म में रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में ल्यूकोरिया के नाम से बहुत सी फीमेल्स आके मुझे बोलती हैं कि मैम ल्यूकोरिया हो रहा है। इनफैक्ट बहुत सारे छोटे एरियाज़ में, गांव वगैरह में तो इतना डरा देते हैं फीमेल्स को इस ल्यूकोरिया को लेके कि आप बच्चेदानी निकलवा लीजिए, अब तो बच्चेदानी में पस पड़ गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
प्लीज़ ये बिल्कुल भी सच नहीं है। वाइट डिस्चार्ज ल्यूकोरिया सिंपली अ यीस्ट इन्फेक्शन। यीस्ट एक ऑर्गेनिज्म है जो नॉर्मली मतलब ऑब्वियसली बॉडी में नॉर्मली नहीं होता है, पर जब भी कोई थोड़ी स्वेटिंग होती है या थोड़ा सा हाइजीन का इशू होता है तो वो ग्रो करने लगता है। इसका बहुत ही सिंपल सा एक ट्रीटमेंट है, हार्डली 7 डेज़ का। और अगर आप प्रॉपर पेरिनियल हाइजीन यानी कि नीचे के एरिया में प्रॉपर हाइजीन रखें तो ये आराम से ट्रीट हो सकता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचिए कि ये कोई ऐसा है कि आपकी बच्चेदानी सड़ गई है और आपको बच्चेदानी निकलवानी ही पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे कि निशी ने मुझसे पूछा, वाइट डिस्चार्ज इज़ एक्चुअली अ यीस्ट इन्फेक्शन। अगर थोड़ा सा सीरियस होता है तो हम इसमें 1-2 और बैक्टीरिया होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं, जो सिंपल हम एक अगर टाइम टू टाइम एक वजाइनल वॉश यूज़ करें, प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हाइजीन को फॉलो करें पीरियड्स के टाइम, है ना, और अगर एक लोकल मेडिकेशन आती हैं वो लगाएं तो ये ठीक हो जाता है। मैम आप प्लीज़ हमारे ऑडियंस को बताएं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि अगर कोई भी इस प्रॉब्लम से फेस कर रहा है तो उसको क्या कुछ चीज़ें रिकमेंड कर देनी चाहिए? सी आई एम नॉट गोइंग टू बी टेकिंग द नेम्स ऑफ द ड्रग्स, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा मैं किसी कंपनी का वो कर रही हूँ। इसमें एक सिंपली ये है कि आप एक साफ़ पानी से नीचे का एरिया क्लीन करें, ठीक है। एक ऑइंटमेंट आती है लोकली जो आपके कोई भी आप प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे तो वो आपको लगाने के लिए दे देंगे। अंदर रखने की पेसरी आती है, पेसरी होती है जो टैबलेट हम इंटरनली इंसर्ट करते हैं, तो वो भी आप रख सकते हैं जो कैंडिड ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट होती है, ठीक है। तो ये जो पेसरी है आपको अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो ही आप यूज़ कर सकते हैं, जो फीमेल सेक्सुअली एक्टिव नहीं है उनमें नहीं यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी जो ये ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है मेनली सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स में होती है, तो अनमैरिड गर्ल्स में, नॉन सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स में ये कम देखी गई है। बट अगर जो ये यंग गर्ल्स में है, जो अनमैरिड गर्ल्स एंड नॉन सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स में है, ये मेनली मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड होती है। अगर आप पीरियड्स के टाइम कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रॉपरली क्लीन नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं रेकमेंड करूँगी, आजकल जो गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी भी हैं वहाँ पे सैनिटरी पैड्स आर अवेलेबल। प्लीज़ यूज़ ओनली प्रॉपर सैनिटरी पैड्स ताकि आपको ये सिंपल मेंस्ट्रुअल हाइजीन इश्यूज़ ना हो, है ना। टाइम टू टाइम अपना पैड चेंज करिए। जब भी आप वॉशरूम जा रहे हैं केवल साफ़ पानी से, कोई डिटॉल बीटाडीन की ज़रूरत नहीं है। साफ़ गुनगुने पानी से नीचे का एरिया क्लीन रखें। टाइम टू टाइम आप जो भी हैं वहाँ पे हेयर ग्रो जैसे होती है उसको मेंटेन रखें एंड ये यूज़ करें। गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में एंड इवन ओवर द काउंटर हर बहुत सारे ब्रांड्स के पैड्स आते हैं विच आर नॉट सो एक्सपेंसिव टू अफोर्ड, उसे यूज़ करें। जहाँ तक हम मैरिड सेक्सुअली एक्टिव फीमेल पॉपुलेशन और मैरिड फीमेल्स की बात कर रहे हैं, तो ल्यूकोरिया जो है इट इज़ सिंपल कैंडिडल फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। तो इसको सिंपल मेडिकेशन से ट्रीट किया जा सकता है। प्लीज़ ये मत सोचिए कि आपकी बच्चेदानी सड़ गई है। जो बच्चेदानी सड़ने वाली बात होती है वो जो एजुकेटेड गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है वो तब कहते हैं जब किसी को कैंसर हो जाता है, और आजकल कैंसर भी ट्रीटेबल है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे मत समझिए। बिल्कुल। और अब हम टीनेजर से अब थोड़ा और बढ़ते हैं और अब हम वुमेन्स पर आते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि शादी के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस की। तो शादी के बाद जैसे बहुत बड़ा डिसीजन जिसे कहेंगे शादी का एक लड़की की लाइफ में होता है, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, हार्मोनल चेंजेस भी हम देखते हैं। तो उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि जो भी फीमेल होती है, महिला होती है, वो अगर बच्चा कंसीव नहीं कर पाती तो गायनेकोलॉजिस्ट पे वो कंसल्ट करती हैं, तो वो IVF या फिर टेस्ट ट्यूब बेबीज़ को रिकमेंड करते हैं और बोलते हैं कि आप ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये किस हद तक सही है, क्या ये करना सही है? ओके, सो सी निशी, द थिंग इज़ कि हम IVF इज़ ऑल्सो देयर बट दैट इज़ नॉट द फर्स्ट स्टेप। जब भी हमारे पास कोई महिला आती है जिनको बच्चा नहीं हो रहा है तो पहले तो हम इसकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं, क्योंकि बच्चा ना होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और ज़रूरी नहीं है प्रॉब्लम फीमेल में हो, प्रॉब्लम हस्बैंड में भी हो सकती है। तो जब भी हम किसी को इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए बुलाते हैं हम हमेशा कपल को बुलाते हैं, ताकि वो काउंसलिंग दोनों के लिए होती है और जो जांचें होती है वो केवल औरत की नहीं, वो हस्बैंड की भी की जाती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेप रहता है वो जांच करते हैं, उसमें आपकी बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, अंडेदानी में प्रॉब्लम है, ये देखा जाता है। कभी कभी हस्बैंड में भी प्रॉब्लम हो सकती है एंड आई टेल यू ऑनेस्टली 90% एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
जो प्रॉब्लम ये होती है वो होती है इंक्रीज स्ट्रेस लेवल्स एंड कपल्स डोंट हैव टाइम फॉर ईच अदर. इट्स लाइक उन्होंने डिसाइड किया आज हमें बच्चा चाहिए तो उन्हें अगले 10 दिन में बच्चा चाहिए. तो तो क्या आपके पास, मैं इसी से रिलेट ना, मुझे एक क्वेश्चन दिमाग में याद आया क्योंकि हम काफ़ी सारी मूवीज़ देखते हैं तो अब ऑब्वियसली हमारे मन में अजीब अजीब से थॉट्स तो आते हैं. तो आज मैं गायनेकोलॉजिस्ट से मिल रही हूँ तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है आपके साथ. तो मैं एक क्वेश्चन है जो मेरे को अभी इंस्टेंट आया कि जैसे हम लोग मूवीज़ में भी देखते हैं तो कभी कभार जैसे गायनेकोलॉजिस्ट पे जैसे सांस लेकर आती है अपनी बहू को कि बच्चा नहीं हो रहा है हमारा बहू का, तो फिर उसके बाद क्या दिक्कत है, बहू में कोई दिक्कत है, तो बहू को ही कोसा जाता है. लेकिन बाद में पता चलता है कि दिक्कत मेल में है. तो उस चीज़ को फिर कैसे डील, कभी आपके पास ऐसा कोई केस आया कि महिला को कोसते हुए उनकी सांस आती है और बाद में निकलती गलती अपने ही बेटे की है? ऐसा कभी केस आया आपके पास? सो निशी, ऐसा तो कई बार हुआ है कि सास और बहू आए हैं और सास बोल रही है मैडम देख लीजिए इतने साल हो गए हैं शादी को, बच्चा नहीं हो रहा है. हाँ, बट यूजली इट इज़ अ कंबाइंड प्रॉब्लम. वो पिक्चरों में तो थोड़ा सा एग्जैजरेटेड होता है. आजकल थैंकफुली एटलीस्ट जिस पॉपुलेशन को मैं डील कर रही हूँ, हस्बैंड्स आर मोर अंडरस्टैंडिंग. तो जब हम जांचें लिखते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप दोनों एक साथ जांच कराइए, यूजुअली दे बोथ आर कमिटेड टू गो अहेड. क्योंकि अनलाइक पहले की तरह आजकल वो समझते हैं कि जो बच्चा होगा वो दोनों का होगा. ऐसा तो नहीं है कि फीमेल का अकेले का होगा. तो हस्बैंड्स आर मोर कोऑपरेटिव. अगर हम कोई जांच एडवाइस करते हैं तो वो भी विलिंग होते हैं. ऐसा नहीं है कि वो विलिंग नहीं होते हैं टेस्ट कराने के लिए. एक दो केसेस तो डेफिनेटली सामने आते हैं वंस इन अ ब्लू मून, जिसमें हस्बैंड कहते हैं नहीं नहीं पहले इनकी जांच करा लीजिए, इन्हीं में दिक्कत होगी, मैं तो ठीक हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. I had a couple like this few months back. तो obviously मैं पेशेंट का नेम नहीं रिवील करूँगी. एक्सपीरियंस तो आप शेयर कर सकती हैं. हाँ. So this girl, she was under a lot of stress and she was taking treatment from me for infertility. तो हम कोई IVF नहीं कर रहे थे. हम एक ओवुलेशन इंडक्शन एक चीज़ होती है जिसमें हम ज़्यादा अंडे बनने की दवाइयाँ देते हैं. तो वो हम कर रहे थे. वो हमने 2 महीने किया था उनका और फिर हमने उनको एडवाइस किया था. एक IUI होता है जिसमें हम हस्बैंड का ही पानी लेके उसे प्रोसेस करके फीमेल बॉडी में डालते हैं. वो बेचारी ने सारे इंजेक्शंस लगवाए, सारी दवाइयाँ ली. जिस दिन हमने IUI रखा हस्बैंड रिफ्यूज्ड. मैं तो नहीं आऊँगा, तुम्हें जो करना है कर लो. तो पर इससे ही जुड़ी एक बात याद आई है कि मैंने एक जगह सुना है, अब मेरे को आप ही बता पाओगे कि ये सच है या झूठ है, कि फर्टिलिटी ड्रग्स लेने से कैंसर के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं? प्लीज़, नॉट एट ऑल. ऐसा कुछ भी नहीं है. हम कोई भी अगर ड्रग देते हैं, ये सारे जितनी भी दवाइयाँ हैं बहुत सारी रिसर्च के बाद लाई जाती हैं और किसी भी दवाई से ऐसा नहीं है कि कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है. नॉट एट ऑल. ठीक है. तो जितने भी ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स हैं, जो भी हम इंजेक्शंस लगाते हैं, किसी का भी हाँ थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. वो तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में जब हम हार्मोन्स दे रहे हैं. बट कैंसर तो किसी भी दवाई से ऐसे नहीं बढ़ता है. लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि फर्टिलिटी रेशियो अब दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है. ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एज. देखिए, एक चीज़ होती है ओवेरियन रिजर्व. ओवेरियन रिजर्व होती है फीमेल बॉडी में जो अंडे होते हैं. ठीक है. तो जैसे जैसे एज बढ़ती है औरत की, वैसे वैसे ये रिजर्व कम होता जाता है. पहले हम देखते थे 23-24 साल की उम्र में 2 बच्चे 3 बच्चे, चलिए पहला ही बच्चा चाहे मान लीजिए, पर 24-25 तक पहला बच्चा यूजुअली हो जाता था लोगों का. आजकल जब 33-34 के होते हैं तो फीमेल सोचती है चलो अब एक बच्चा कर लिया जाए. नाउ फीमेल बॉडी हैज़ नॉट चेंज्ड. ठीक है. वो भगवान ने जैसी बनाई थी वो वैसी ही आज तक भी. तो आफ्टर द एज ऑफ 30 एकदम से जो ओवेरियन रिजर्व होता है उसमें एक परसेंटेज फॉल होता है. एंड आफ्टर 35 ये ड्रास्टिकली फॉल करता है. आफ्टर 40 और ज़्यादा ड्रास्टिकली फॉल करता है. तो एक हार्मोन होता है AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन, जिससे हम पता लगाते हैं वो ओवेरियन रिजर्व कि कितने अंडे अब औरत की बॉडी में बचे हैं. मतलब इट गिव्स अ रफ आइडिया कि फर्टिलिटी उससे कैसी होगी. तो देखा गया है कि बहुत अच्छे रेशियोज नहीं आते हैं. तो बेसिकली एडवांसिंग एज एट द टाइम ऑफ कंसीविंग इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स. दूसरा स्ट्रेस लेवल्स, क्योंकि आजकल सब इतने ज़्यादा भाग दौड़ और कंपटीशन में है कि यू नो द स्ट्रेस इज़ वेरी हाई. और जब सोचा आज बच्चा चाहिए तो उन्हें अगले 2 महीने में बच्चा चाहिए. डजंट हैपन लाइक दिस. तीसरा, अगेन एज आई टोल्ड यू, इंक्रीजिंग पोल्यूशन लेवल्स,
इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंक्रीजिंग फूड ऑफ जंक फूड इनटेक, ये सारा तो कंट्रीब्यूट करता ही है। और एक और क्वेश्चन है कि जैसे अगर कोई भी फीमेल बेबी कंसीव करती है तो कई बार हमने ऐसा देखा है कि वो फीमेल पहले अल्कोहल एडिक्टेड होती है, कंजप्शंस से रिलेटेड कई हमने ऐसी न्यूज़ भी पढ़ी है, जैसे हम लोग एज अ जर्नलिस्ट हम लोग कई ऐसे डील करते हैं चीज़ें से। तो फिर आपको क्या लगता है कि ये जितनी भी ड्रग एडिक्टेड होते हैं अगर वो बच्चा कंसीव करती हैं तो उन्हें क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए? See, once in a while, alcohol intake does not affect the baby, but yes, continuous alcohol intake से syndrome होता है, alcohol induced fetal syndrome. तो हम recommend नहीं करते हैं। जैसे ही प्लस अल्कोहल बच्चे को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कराता है, बच्चे की जो रेस्पिरेटरी रेट है, सांस लेने का जो वो है, उसे डिप्रेस करता है रेस्पिरेटरी सेंटर को। तो अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो हम उसे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग छोड़ने के लिए एडवाइस करते हैं। वंस इन 2 months 3 months अगर आप ले रहे हैं एक ग्लास सोशली, ऑब्वियसली वी डोंट रेकमेंड, बट इतना उससे नहीं फ़र्क पड़ता है। बट जो एडिक्शन वाली चीज़ आप कह रहे हैं, एडिक्शन डेफिनेटली वी डू नॉट रेकमेंड। तो अगर कोई कंसीव करने की कोशिश कर रहा है और वो पहले आके हमसे मिलते हैं तो हम उन्हें पहले डी एडिक्शन एडवाइस करते हैं, बिकॉज पेशेंट में भी अगर कोई एडिक्टेड है तो सिवियर विड्रॉल सिम्टम्स हो सकते हैं। तो आपने देखा होगा इतने सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खुले हुए हैं, रिहैबिलिटेशन ग्रुप्स खुले हुए हैं। तो अगर कोई सोच रहा है कि अब उन्हें कंसीव करना है तो हम उन्हें अल्कोहल छोड़ने के लिए रेकमेंड करते हैं, क्योंकि अगर वो पहले से ले रहे हैं तो भी बच्चे में एनोमलीज हो सकती हैं। एंड प्लस द पेशेंट हर सेल्फ कैन हैव सिवियर विड्रॉल सिम्टम्स, जिसकी वजह से कभी कभी हॉस्पिटल एडमिशन में भी उनको हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ सकता है। तो पहले वो ये सब छोड़े, फिर हम उन्हें एडवाइस करेंगे। यस, अगर कोई कंसीव करके आता है तो हमारे पास अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, लेवल 1 अल्ट्रासाउंड, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, जिसमें बच्चे में कोई बनावटी नुक्स तो नहीं है। आजकल हमारे पास टेस्ट्स हैं, NIPT टेस्ट, जिसमें हम जेनेटिक स्टडी करते हैं, एमनियोसेंटेंसेस वगैरह देखने के लिए कि बच्चे में कोई बनावटी नुक्स तो नहीं है। अगर ये सब नहीं होता है, वी प्रोसीड विद प्रेगनेंसी, बट वी डेफिनेटली एडवाइस द फीमेल नॉट टू गो अहेड विद द ड्रग्स। अब मैं आपके उस सवाल पर आना चाहूँगी जो आपने लेट एज प्रेगनेंसी की बात की थी, तो वो सिर्फ फीमेल्स में ही लागू होता है या फिर मेल्स में भी लागू होता है? ओके, सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन निशी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। देखिए, मेल्स में भी होता है, बट मेल्स का जो रेशियो है ऑफ स्पर्म काउंट वो इतनी रैपिडली डिक्रीज नहीं करता है विद एज जितना फीमेल्स में करता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि फीमेल्स में एक पॉइंट पे आके मीनोपॉज आ जाता है, दैट इज़ पीरियड्स नेचुरली बंद हो जाते हैं। जब पीरियड्स नेचुरली बंद हो जाते हैं, इसका मतलब जो अंडेदानी है वो हार्मोन से रिसेप्टिव नहीं है, ठीक है। तो जब अंडेदानी एक पॉइंट के बाद काम करना बंद कर रही है, इसका मतलब फीमेल बॉडी में एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है जो उसका रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है। अनलाइक दिस, जो मेल्स हैं उनमें ऐसा कोई स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड नहीं है। यस, विद एज स्पर्म काउंट डिक्रीज होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस भी होते हैं, बट इतना जैसे फीमेल बॉडी में है ऐसा नहीं होता है किसी भी पॉइंट पे आके कि कम्प्लीटली बॉडी स्पर्म प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। तो उतना रैपिड डिक्रीज कभी भी नहीं है जितना फीमेल बॉडी में है। और जैसे कभी कभार अगर इंटीमेसी की बात करें तो टीनेजर्स में आजकल देखा जा रहा है कि इंटीमेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि अर्ली मैरिज से पहले ही मतलब ये सब चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट अब टीनेजर्स का ज़्यादा नज़र आ रहा है। और उसके बाद वो इससे प्रेग्नेंट ना हो उसके लिए पिल्स यूज़ करते हैं, फिर डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट को। ऑब्वियसली आपके पास भी ऐसे केसेस आए होंगे, मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ, बट अगर ऐसे केसेस आते हैं तो आप उसको किस तरीके से डील करती हैं, और इसकी वजह से क्या अब शादी के बाद जो मैरिड लाइफ होती है उसमें अफेक्ट होता है? ओके, सो अगेन अ वेरी नाइस क्वेश्चन निशी। ये प्रॉब्लम आई टेल यू, इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो आपने बताया इंटीमेसी की। सी, आई पर्सनली बिलीव दैट इट इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ टू बी इंटीमेट बिफोर मैरिज, ठीक है। ये उनका पर्सनल डिसीजन है। जब आपने एक एज डिफाइन करी हुई है कि वंस दे आर 18+, then they have the right to vote, then I think they should also be allowed to practice
when they want to be sexually active, whom they want to marry, etc., etc. Obviously parental guidance is very important because we are not living in the West, we are living in India, but I feel it's a personal choice. But the problem in India is, एक तो सेक्स एजुकेशन इज़ लैकिंग, ठीक है, तो प्रॉपर हाइजीन कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रासेप्शन उन्हें क्या यूज़ करना चाहिए, वो कोई नहीं एजुकेट करता है. तो वन, आई फील दैट एटलीस्ट इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स सेक्सुअल एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड. दूसरा, इन इंडिया MTP पिल्स ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं. इंडिया के अलावा दुनिया में कोई भी कंट्री नहीं है जहाँ MTP पिल्स मांगने पे ओवर द काउंटर मिलती है बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के. ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में और गवर्नमेंट इसको क्यों ध्यान नहीं देती है, इट इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग. इवन इन कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऐसा नहीं है आप जाके बोलो फार्मासिस्ट से कि मुझे बच्चा गिराने की दवाई दे दो और वो आपके हाथ में दे देगा. ये गोली टॉफ़ी नहीं है, कोई नहीं समझता है. आप बिलीव नहीं करोगे, यंग गर्ल्स होती हैं, दे आर 4 months प्रेगनेंट, 5 months प्रेगनेंट. यू गो टू द फार्मासिस्ट, आप बोलो मुझे दवाई दे दो, मुझे बच्चा गिराना है, तो आपको दवाई देंगे, आप खाओ. कभी कभी पेशेंट शॉक में आता है हमारे पास, उनको घर पे इतनी ब्लीडिंग हो चुकी होती है, उन्हें समझ ही नहीं आता है, एंड हमारे लिए जान बचाना मुश्किल हो जाता है. तो गवर्नमेंट, बाकी जितनी भी वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के बिना MTP पिल्स, आई पिल्स इशू नहीं होती हैं. यहाँ क्यों होती हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड. तो सबसे पहला रूल मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि MTP पिल्स इशू केवल और केवल एक गायनोकोलॉजिस्ट प्रिस्क्रिप्शन पे होना चाहिए, बिकॉज हमको पता है कि करेक्ट पीरियड ऑफ गेस्टेशन कितना होता है जिस तक आप पिल दे सकते हो. आप WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रेकमेंड्स कि 7 weeks, 2 days, 3 days के बियॉन्ड आप MTP पिल नहीं दीजिए, सर्जिकल प्रोसीजर से प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराइए. बट ये इंडिया में किसी को भी नहीं पता है. और अगर आप किसी को बताओ, इट इज़ लैक ऑफ एजुकेशन एंड इट इज़ सच अ बेसिक थिंग जो किसी को पता ही नहीं है. इनफैक्ट इवन नो एजुकेटेड पीपल नो दिस. जब मेरे पास कपल्स ही आते हैं हु आर मैरिड बट हु आर नॉट प्लानिंग अ प्रेगनेंसी राइट नाउ, तो वो उन्हें बताओ कि नहीं, अब प्रेगनेंसी एडवांस है, 10 weeks है, 11 weeks हैं, आप पिल मत लीजिए, वी विल डू इट विद अ सर्जिकल प्रोसीजर. कहते हैं नहीं नहीं मैम, एंड दे जस्ट वॉक ऑफ और सीधा फार्मेसी से पिल ली, चले गए. फिर 10 दिन बाद पेशेंट आते हैं, मैम मेरे को तो 10 दिन से इतनी हैवी तो फिर तो इससे प्रेगनेंसी जब कंसीव की जाती है तो बेबी कंसीव करने में भी काफ़ी इश्यूज आते होंगे. सी, अगर इट बिकम्स अ सेप्टिक अबॉर्शन, दैट इज़ अगर कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती है तो बैक्टीरिया ग्रोथ होती है ब्लीडिंग की वजह से, जिसकी वजह से कभी कभी सेप्टिक अबॉर्शन में वो कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें बच्चेदानी का इन्फेक्शन भी हो सकता है. तो फ्यूचर में डेफिनेटली प्रॉब्लम आती है. इफ़ यू आर लकी इनफ तो कभी कभी आप टाइम से डॉक्टर के पास चले जाते हो और सिचुएशन हैंडल हो जाती है, तो शायद ये फ्यूचर फर्टिलिटी को अफेक्ट ना करे. जहाँ तक आप बता रहे हो इंटीमेसी की बात, आई थिंक इट इज़ एंटायरली वंस पर्सनल चॉइस, वो कब सेक्सुअली एक्टिव होना चाहते हैं. पोस्ट मैरिज प्रॉब्लम्स, अगेन आई थिंक पीपल आर मोर ओपन माइंडेड दीज डेज, बट येस देर इज़ अ लॉट ऑफ इंक्रीज इन द केसेस ऑफ कॉस्मेटोलॉजी जो मेरे पास आने लगे हैं, कि जो हाइमन रिपेयर हम कहते हैं, बिकॉज पीपल आर सेक्सुअली एक्टिव बिफोर मैरिज and they feel they might not experience the same intimacy after marriage because they have already been through that procedure. तो आजकल हमारे पास हाइमन रिकन्स्ट्रक्शन के केसेस बहुत ज़्यादा आने लगे हैं कि बिकॉज यंग गर्ल्स वांट टू एक्सपीरियंस द सेम थिंग आफ्टर मैरिज, द सेम फीलिंग. तो ये भी एक डिफरेंट केस आपने मुझे बताया कि लोग हाइमन को दोबारा से ही रिकन्स्ट्रक्ट कराने आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी आजकल की प्रॉब्लम हम देखते हैं. इट इज़ नॉट अ वेरी बिग प्रोसीजर, इट इज़ अ स्मॉल प्रोसीजर, बट येस सडनली द केसेस हैव इंक्रीज्ड. लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूँगी, फिर उसके बाद हम इस इंटरव्यू को वाइंड अप करेंगे. लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हाल फिलहाल के अगर हम माहौल की बात करें, एनवायरनमेंट को देखते हुए, विंटर्स आ चुकी है, तो सबसे ज़्यादा केसेस आपको किस तरीके के मिल रहे हैं, क्या डील कर रहे हैं आप फीमेल से रिलेटेड, क्या कुछ इश्यूज आजकल विंटर्स में फीमेल्स में देखने को मिल रहे हैं? ओके, तो एज फार एज विंटर्स आर कंसर्न, येस, स्वेटिंग वगैरह विंटर्स में हमें ऐसा लगता है इरोनिकली कि स्वेटिंग कम होती है, सर्दी आ गई हैं, बट आई टेल यू लोकल इन्फेक्शंस आर ऑन द राइज इन विंटर स्पेशली, क्योंकि ऑब्वियसली हम सब वर्किंग होते हैं, अंदर वार्मर्स पहनते हैं, फिर उसके ऊपर वार्म पैंट्स एक्सेट्रा वी वेयर ऑल ऑफ दैट. नहाना भी शायद कम हो जाता है, आई डोंट नो.
कितने लोग इस पे प्रैक्टिस करते हैं, लोगों को लगता है सर्दी है क्या नहाना रोज़ रोज़, दिन में मतलब हफ्ते में 2 बार नहाना, 3 बार नहाना। इसकी वजह से वजाइनल इन्फेक्शंस एंड यूटीआईज दैट इज़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस यूजुअली हमें ज़्यादा देखने मिलते हैं विंटर्स में। तो दैट इज़ वही अगेन जो मोस्टली वर्किंग पॉपुलेशन होती है, हर किसी के पास पर्सनल वॉशरूम तो है नहीं, आप अपने वर्क प्लेस में कॉमन वॉशरूम्स यूज़ करते हो, जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमनली देखे गए हैं विंटर्स में। लोकल इन्फेक्शंस बिकॉज स्वेट अक्यूमुलेशन की वजह से ज़्यादा देखे गए हैं। दूसरा, देयर इज़ एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फीमेल्स हु आर कमिंग विद हाइपरटेंशन प्रॉब्लम्स। बीपी विंटर्स में देखा गया है ज़्यादा रैपिडली शूट होता है, तो इस वजह से जो मेरे पास प्रेग्नेंट फीमेल्स आ रही हैं विद इश्यूज इन कफ, कोल्ड, बीपी, ये एकदम से बढ़ गए हैं। तो ये एक केस है जो देखा गया है ज़्यादा। थैंक यू सो मच। आप हमारे स्पेशल प्रोग्राम में एकदम स्पेशल गेस्ट की तरह आपने बहुत ही हमारी स्पेशल ऑडियंस को आसान तरीके से समझाने का प्रयास करा। थैंक यू सो मच। और जिस तरीके से अभी हमने बातचीत करी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अनु गुप्ता से, उन्होंने बहुत ही अच्छे और आसान शब्दों में समझाया है। मैं चाहती हूँ कि आप भी समझ गए होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सेक्स एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। और मैं चाहूँगी कि आप अपनी पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, क्वेरीज हो, गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें और उसके बाद ही कोई भी पिल्स या फिर कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें। बाकी डिटेल्स तो मैंने आपको शेयर कर ही दी हैं मैम की, तो आप बेफिक्र होकर इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका स्पेशल प्रोग्राम का जो ये हमारा एपिसोड था, गायनेकोलॉजिस्ट से हमारी खास मुलाकात थी, कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा और देखते रहिएगा EMV नेटवर्क।